हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की। सबसे पहले हमने भौतिक विज्ञान को देखा, रसायन के जो रसायन शास्त्र को देखा, और आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में जो इम्पोर्टेंस कहा जाए, महत्वपूर्ण जो भी अपनी पीबीटी क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, ये सारे ही एनसीईआरटी से छटे हुए क्वेश्चंस है। इसलिए ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये आपके 100% इम्पोर्टेंस है। आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो भी कहा जाए, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी का जिक्र होगा और जहाँ कहीं भी रसायन विज्ञान का जिक्र होगा, वहाँ पर मेरे ये जो पीबीटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर आपको ये समझ में आते हैं या आपको समझ में ना नहीं आते हैं, तो आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको वीडियो पॉज करके सबसे पहले इन्हें पढ़ना है, रिवाइज करना है। और जब तक रिवाइज करना है जब तक आपको याद ना हो जाए, या तो आप इनका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके फिर आप इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं। मतलब आपको दोबारा तिबारा जब तक पढ़ना है जब तक आपको ये टॉपिक्स याद नहीं हो जाएं, ये पीबीटी क्वेश्चंस, ये तथ्य याद ना हो जाए, तब तक आपको इन्हें रिवाइज करना है। तो चलो, आज की ये वीडियो है, वीडियो नंबर 1 है। ऐसे ही करके एक एक करके हम इन डे 1 डे 2 इस प्रकार हम सारी वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिव और पावरफुल हो सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कहा जाता है कि जो एप्सम सॉल्ट होता है, कौन सा? एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है, एप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, और एप्सम सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एप्सम सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है किसका? एप्सम सॉल्ट का। किसका? एप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4 और 7 MgSO4 7H2O होता है। कहा जाता है एप्सम सॉल्ट को क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। या एप्सम सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgO, कहा जाए MgSO4 7H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। किसका? एप्सम सॉल्ट का। तो एप्सम सॉल्ट का ये केमिकल नेम था और ये केमिकल फॉर्मूला है। आप रट लो, ये आपको देखने को मिल सकता है क्लास 10th या 12th के किसी भी पेपर में। आपको कहा जाए प्रीमियम पेपर, PYQ पेपर्स होते हैं, उनमें आपको 1 नंबर या 2 नंबर्स में आपको ये एप्सम जो सॉल्ट होता है, ये आपको या केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा इसका, या केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप इसे वीडियो को पॉज कर लो और इसे रट लो। अब बात कर लेंगे एथिलीन की। तो एथिलीन जो होता है, एथिलीन एक रंगीन गैस होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है, C2H4 होता है। जो एथिलीन होता है, एथिलीन ये एक रंगीन गैस होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H4 होता है, और जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? पॉलीथीन बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? पॉलीथीन बनाने में इसका एथिलीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का करते हैं। तो एथिलीन क्या होता है? एक रंगीन गैस होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला इथाइन का, एथिलीन का क्या होता है? C2H4 होता है। एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला C2H4 होता है, और जो एथिलीन का प्रयोग हम पॉलीथीन बनाने में करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की रंगीन गैस होती है। अब बात करते हैं ग्लिसरीन की। जो ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन का प्रयोग हम किस किस में देखने को करते हैं? जो बासा तथा तेलों के, किसके? बासा तथा तेलों के जल अपघटन से, बासा तथा तेलों के जल अपघटन से जो प्राप्त रंगीन गड़ा द्रव्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन कहते हैं। तो जो ग्लिसरीन होती है वो एक बासा तथा तेलों के जल, किससे? बासा तथा तेलों के क्या होता है? बासा और
तेलों से कहा जाता है। जो बासा होता है, बासा और तेलों के जल के अपघटन से, जल अपघटन से क्या करता है, प्राप्त जो रंगीन गड़ा द्रव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। तो ग्लिसरीन कहाँ से प्राप्त होता है, एक प्रकार से बासा या तथा तेलों के जल अपघटन से जो प्राप्त रंगीन गड़ा होता है, रंगीन गड़ा द्रव्य होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्लिसरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लिसरीन कहा जाता है। और जो आपका बासा होता है जिसे हम फैट्स कहते हैं, बासा फैट्स, तो बासा एक ग्लिसरॉल कहा जाता है। बासा ग्लिसरॉल की दीर्घ श्रृंखला, बासा ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्या करता है, ट्राई एस्टर होते हैं। क्या अम्लों के साथ क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं। जो फैट्स होता है बासा कहते हैं जिन्हें, तो बासा क्या होता है, बासा एक बासा ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला, बासा ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला जिसे क्या कहा जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक, क्या कहा जाता है, मोनोकार्बोलिक्स अम्ल कहा जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और इसके साथ क्या होता है, ट्राई एस्टर होते हैं, उसे हम बासा फैट्स कहते हैं। तो बासा फैट्स क्या होता है, बासा जो बासा ग्लिसरॉल की दीर्घ श्रृंखला से क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसके साथ क्या करते हैं, ट्राइएस्टर होते हैं, इसके साथ ट्राइएस्टर होते हैं, उन्हें हम बासा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम फैट्स कहते हैं। अब बात करेंगे डबल सेल्ट की कि डबल सेल्ट क्या होता है, जिसे हम दृक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, दृक लवण कहते हैं। तो जो डबल सेल्ट की बात करेंगे, ये दो सरल लवणों के संयोग से कहा जाता है। जो दृक लवण होता है जिसे हम डबल सेल्ट कहते हैं, दृक लवण को डबल सेल्ट कहते हैं, ये दो सरल लवणों के संयोग से बने क्या योगात्मक यौगिक, जो दो सरल लवणों के बने, सरल लवणों से बने एक संयोग से बने योगात्मक यौगिक, जिनका अस्तित्व कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, जिनका अस्तित्व एक ठोस अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहा जाता है, उसे डबल सेल्ट, उसे दृक लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे दृक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सेल्ट कहते हैं। तो जो डबल सेल्ट होता है जिसे हम दृक लवण कहते हैं, ये दो सरल लवणों के संयोग से, किससे, दो एक सिमिलर लवणों के संयोग से बने योगात्मक यौगिक, कैसा, योगात्मक यौगिक, जिनका अस्तित्व कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, जिनका अस्तित्व एक ठोस अवस्था में होता है, उसे हम डबल सेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सेल्ट कहते हैं। अब बात करेंगे डायलिसिस की, डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस की परिभाषा किस प्रकार रचित होती है। तो जो डायलिसिस होता है जिसे हम अपोहन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो जो अपोहन होता है ये किस प्रकार अपन इसका पता लगाते हैं, तो जो पार्चमेंट झिल्ली होती है, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडरी विलियंस, जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा एक कोलाइडरी विलियन से जो उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, अपोहन डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक पार्चमेंट झिल्ली द्वारा जो कोलाइडरी विलियन से एक उसमें उपस्थित जो घुले हुए पदार्थों को क्या निष्कासित करता है, उसे हम डायलिसिस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपोहन कहते हैं। तो अपोहन जो डायलिसिस होता है वो क्या होता है, एक पार्चमेंट झिल्ली द्वारा उसमें कोलाइडरी विलयन करवाते हैं और उसमें जो उपस्थित घुले हुए पदार्थ होते हैं उससे निष्कासित कर देते हैं, उससे निष्कासित कर दिया जाता है, जिसे हम अपोहन डायलिसिस कहते हैं। अब बात करेंगे गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण जैसे हम गैल्वेनाइजेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशंस कहते हैं। जो गैल्वेनीकरण होता है जिसे हम गैल्वेनाइजेशंस कहते हैं, ये एक आयरन की चादर पर, किस पर, ये एक आयरन की चादर पर जिंक की परत, आयरन की चादर पर एक जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाए, गैल्वेनाइजेशंस कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशंस क्या होता है, इसकी हम बात करें या इसकी डेफिनेशंस की बात करें, तो एक आयरन की जो चादर होती है, लोहे की एक चादर, उस पर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जैसे हम गैल्वेनीकरण कहा जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या कहा जाए इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशंस कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशंस क्या होता है, एक आयरन की चादर होती है, किसकी,
जिसकी लोहे की एक चादर होती है जिस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, किसकी जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उष्माशोषी। जो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ये क्लास 10th में फर्स्ट पार्ट्स, जो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट्स है, फर्स्ट है क्लास 10th का, उसमें ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको देखने को जरूर मिलेगी। अभी भी कह रहा हूँ, शायद आपसे बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये आपसे पूछ लिया जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ये भी मैं अभी भी आपको गारंटी दे रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका जिक्र जरूर होगा आपसे पेपर में। तो अभी भी कह रहा हूँ, जो उष्माशोषी अभिक्रिया है ये क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा अवशोषित होती है। उष्मा क्या होती है, एनर्जी को अवशोषित कर ले, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कहा जाए एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा अवशोषित होती है। उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम उष्मा सोपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या होती है, जो उष्मा होती है, जो आपकी हीट होती है, वो क्या होती है, अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब आगे चल के हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी देखेंगे। अब बात करता है उत्फूलन की, कि उत्फूलन क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि उत्फूलन कौन सी प्रतिक्रिया होती है और किस प्रकार काम करती है। उत्फूलन, तो उत्फूलन की बात करें, जैसे एप्लोरोसेंस कहते हैं, एप्लोरसेंस कहते हैं, तो एप्लोरोसेंस उत्फूलन की जो क्रिया होती है, जो डेफिनेशंस होती है, इसकी बात करें, जो हाइड्रोजन कहा जाता है, जो हाइड्रेटेड लवण, जो हाइड्रेटेड लवण वायु में रखने पर, जो हाइड्रेटेड लवण को किसमें, वायु, एयर में रखने पर अपना कुछ या कुछ क्रिस्टलन जलवायु को दे देता है, या अपना कुछ या कुछ क्रिस्टलन जलवायु को दे देता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उत्फूलन लवण कहते हैं, उसे हम उत्फूलन लवण कहते हैं। और तथा लवणों के इस गुण को क्या कहा जाता है, उत्फूलन कहा जाता है। तो उत्फूलन, इस जो लवण की जो प्रतिक्रिया हुई है, क्रिया होती है, इसको हम उत्फूलन क्या कहते थे, एप्लोरसेंस कहते हैं, एप्लोरसेंस कहते हैं। उत्फूलन एप्लोरसेंस जो होता है, ये क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, जब जो हाइड्रेटेड कहा जाए, जो हाइड्रेटेड लवण होती है, वो वायु में रखने पर, कहाँ पर, एयर में रखने पर, उसका क्या होता है, अपना कुछ या कुछ क्रिस्टल जलवायु को दे देता है, अपना कुछ थोड़ा सा क्रिस्टल किसको दे देता है, जलवायु को दे देता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उत्फूलन लवण कह देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उत्फूलन लवण कह देते हैं। तथा लवणों के इस गुण को उत्फूलन कहा जाता है, और लवणों के इस गुण को क्या कहा जाता है, उत्फूलन कहा जाता है। लवणों के इस गुण को क्या कहा जाता है, उत्फूलन कहा जाता है। तो उत्फूलन क्या होती है, एप्लोरसेंस क्या होती है, जो हाइड्रोजन लवण जो होती है, जो हाइड्रेटेड लवण जो होती है, वो वायु में रखने पर अपना कुछ या कुछ क्रिस्टल जलवायु को दे देता है, किसको दे देता है, जलवायु को दे देता है। कौन दे देता है, हाइड्रेटेड लवण। जो हाइड्रेटेड लवण होता है, वो वायु में रखने पर कुछ अपना क्रिस्टल किसको दे देता है, जलवायु को दे देता है, उसे हम उत्फूलन लवण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्फूलन लवण कहते हैं। और तथा लवणों के इसी गुण को, और लवणों के इसी गुण को क्या कहा जाता है, उत्फूलन कह देते हैं, क्या कहते हैं, एप्लोरसेंस कहा जाता है। इसी जो गुण, इसने जो प्रक्रिया की है, हाइड्रेटेड लवण को वायु में रखने पर फिर अपना कुछ या थोड़ा सा क्रिस्टल जलवायु को दे दिया है, और उन्हें उत्फूलन लवण कह देते हैं। और तथा जो लवणों के इस गुण को उत्फूलन कहा जाता है, उत्फूलन कहा जाए, एप्लोरसेंस कहा जाता है। अब बात करेंगे जो विद्युत लेपन जो होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स जो होती है, जैसे हम विद्युत लेपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन की हम बात करें तो विद्युत लेपन, जो विद्युत लेपन होता है, जैसे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स विद्युत लेपन क्या होता है, या इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जो विद्युत अपघटन होता है, इसके द्वारा
कॉपर हुआ, आयरन हुआ या पीतल आदि को वस्तुओं पर जो सिल्वर या क्रोमियम आदि की पतली परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। तो विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स क्या काम करती है? विद्युत लेपन का कहा जाए जो विद्युत होता है उसको अपघटन, जो विद्युत होता है उसको अपघटन द्वारा कॉपर से या आयरन से या पीतल आदि की जो वस्तुओं पर सिल्वर क्रोमियम, किसकी? सिल्वर क्रोमियम की आदि की परत को चढ़ाया जाता है, उसे ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। किस पर चढ़ाया जाता है? जो विद्युत अपघटन के द्वारा जो कॉपर हुआ, आयरन हुआ, पीतल हुआ, इन वस्तुओं पर जो सिल्वर की या क्रोमियम की, सिल्वर या क्रोमियम की परत को चढ़ाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? विद्युत लेपन कह देते हैं। आपसे डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं या आपसे ये दो नंबर्स के क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स क्या होती है। तो आप बता देना कि जो विद्युत अपघटन होता है इसके द्वारा जो कॉपर हुआ, आयरन, पीतल इन आदि वस्तुओं पर अगर सिल्वर या क्रोमियम आदि की पतली परत को चढ़ाते हैं तो उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कह देते हैं? विद्युत लेपन कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किण्डवन की। किण्डवन क्या होती है? फर्मेंटेशंस क्या होता है? फर्मेंटेशंस की बात करेंगे किण्डवन की, या इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो जो एंजाइम्स की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की उपस्थिति में एक कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है। एंजाइम्स की उपस्थितियों में किसकी जो किण्डवन होता है, किण्डवन जिसे फर्मेंटेशन होता है, ये क्या होता है? जब एंजाइम्स की उपस्थिति में एक कार्बनिक यौगिकों का एक नवीन यौगिकों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन किया जाता है या है, तो इसे हम किण्डवन क्या कह देते हैं? किण्डवन कह देते हैं, फर्मेंटेशंस कह देते हैं। जब एंजाइम्स की उपस्थिति में, किसकी? एंजाइम्स की उपस्थिति में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें नवीन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम नवीन यौगिकों में, किसमें? नवीन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। किसके? एंजाइम्स की उपस्थिति में। एंजाइम्स की प्रेजेंटता में अपन कार्बनिक यौगिकों को किसमें? नवीन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम किण्डवन क्या कह देते हैं? फर्मेंटेशंस कह देते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? एंजाइम्स की उपस्थिति होनी चाहिए, एंजाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये किण्डवन अपना कार्य करेगा। कैसे? किण्डवन क्या कहते हैं? फर्मेंटेशंस कब होना चाहिए? जब एंजाइम्स उपस्थित हो और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें नवीन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम फर्मेंटेशंस, किण्डवन कह देते हैं। अब बात करेंगे वायु, वो स्थिर वायु की, जिसे हम फिक्स्ड एयर कहते हैं। जो ये किस प्रकार की होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम स्थिर वायु कहते हैं। क्या कह देते हैं? फिक्स्ड एयर कह देते हैं। अगर कहा जाए कार्बन ऑक्साइड नहीं होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो सारे मर जाएंगे, और जब पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो शायद मानव भी जीवित ना रह सकेगा, क्योंकि जो कार्बन क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अपन जो मानव जाति होती है वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्थिर वायु कहते हैं। जो स्थिर वायु जो होता है, फिक्स्ड एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कहा जाता है पौधों के लिए बहुत ही जीवनदायी गैस होती है। कौन सी जीवनदायी गैस होती है? जैसे हम स्थिर वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एयर कहते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि फिक्स्ड एयर या स्थिर वायु क्या होता है, तो फिक्स्ड एयर या स्थिर वायु की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने कहा जाए एप्सम सेल्ट देखा, इथेलिन देखा, ग्लिसरीन देखा, फैट्स देखा, डबल सेल्ट देखा, डायलिसिस देखा, गैल्वेनाइजेशंस देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, एफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स के बारे में, फर्मेंटेशंस और फिक्स्ड एयर, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है आज की वीडियो में। तो ये वीडियो नंबर 1 थी। ऐसे ही करके हम डे सेकंड, डे थर्ड करके हर वीडियो का एक अच्छा पीवीटी तैयार करेंगे, और जितने भी पीवीटी हम तैयार कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटीज़ में से छांट कर ले आए गए हैं, तो जिससे कि एनसीईआरटीज़ में से जो भी आपकी पीवीटी मिल रही है वो सारी पीवीटी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंस है। कैसी होने वाली है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होने वाली है। अगर आप क्लास 10th में हो या जहाँ कहीं भी रसायन विज्ञान का जिक्र होगा क्लास 10th क्लास 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ पर ये मेरी पीबीटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। इस पीबीटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे सरलता से बनाया है। अगर आपको जहाँ भी ऐसा डाउट लगे, ऐसे समझ में नहीं आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस कमेंट का सॉल्यूशंस आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त है जो कि क्लास 10 12th में है, या उसे रसायन विज्ञान के कहा जाए इम्पोर्टेंट्स पीबीटी की ज़रूरत है, या उसे रसायन शास्त्र में वही जो इम्पोर्टेंट्स एनसीईआरटी के फैक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसे प्लीज़ ये वीडियो सेंड करो। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बंदा है जिसे इम्पोर्टेंट्स पीबीटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स लेने में वंचित रह जाता है, तो उसे ज़रूर सेंड करो। तो आज के लिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।